नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में आखिरकार जंग के मैदान में अब क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि विस्फोट की वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। विस्फोट में आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर। दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास जारी है, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है और सबसे बड़ी वजह दिख रही है दोनों देशों की शर्तें, जो दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी शर्तों पर ढील देने के लिए राजी नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं कि समझौते की दिशा में कोई भी पक्ष बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब मिडिल ईस्ट में जंग के बादल एक बार फिर से फटने की आशंका जताई जा रही है। आज हम आपको इस संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर कितनी तबाही मचाई है। ईरान के जर्रे जर्रे को दहला दिया गया है। जहां एक तरफ बारूदी बारिश है तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का सिलसिला है, लेकिन हालात अमेरिका के पक्ष में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर कोई खास फैक्ट भी नहीं है। इस बीच ये बताया गया कि अमेरिका अचानक ही जंग से निकल सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसा फैसला क्यों करेगा और अमेरिका का प्लान क्या है वो आपको बताएंगे आगे। तीसरी खबर में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच भले ही फिलहाल शांति नजर आ रही है, लेकिन वार्ता का प्रयास भी किया जा रहा है। ईरान के प्रस्ताव को अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है। जो 3 चरणों का प्रस्ताव कल हमने आपको विस्फोट में बताया था, वो प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से रिजेक्ट हो गया है। अब खबर है कि ईरान ने नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय मांग लिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान समय लेना क्यों चाहता है? क्या ईरान कुछ और बड़ा प्लान कर रहा है? क्या वो परमाणु हथियार बनाने की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा रहा है ये टाइम बाइंग करके? क्या वो अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा रहा है या फिर उसकी रणनीति कुछ और ही है? आज हम आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। तो चलिए करते शुरुआत और आपको दिखाते हैं विस्फोट की सबसे अहम खबर। और खबर इस वक्त की सबसे पहले आपको यूनाइटेड किंगडम से बताते हैं, जहां यहूदी समुदाय के लिए स्टारमर सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। यहूदी समुदाय की सुरक्षा अतिरिक्त फंड का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है कि यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। ये यूके से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें कीर स्टारमर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फंड का ऐलान है। 25 मिलियन पाउंड अतिरिक्त फंड का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। गोल्डर्स ग्रीन में हुई घटना के बाद उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। आपको बता दें कि गोल्डर्स ग्रीन में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद स्टारमर सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोल्डर्स ग्रीन में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए और ज्यादा खर्च करेंगे। तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें चाकूबाजी की ये पूरी घटना हुई थी और इसके बाद कीर स्टारमर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 25 मिलियन पाउंड अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे ताकि यहूदियों को और ज्यादा सुरक्षा उनकी तरफ से प्रदान की जा सके जो ब्रिटेन में रहते हैं। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब यहूदी समुदाय के एक व्यक्ति के साथ ये घटना घटी थी। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जल्द फिर से ईरान पर हमला कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। ईरान पर अटैक के लिए कई सैन्य विकल्प उनकी तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। तो अमेरिका तैयारियां तो बहुत पहले से कर रहा है और इसके लिए बाकायदा वो अपने वीडियोस भी जारी करके ये बताता रहता है ईरान को कि अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका कभी भी उन पर एक बड़ा हमला कर सकता है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि शांति वार्ता के लिए प्रेशर बनाने के लिए किस तरीके से एक वीडियो पोस्ट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हमारे
सभी फाइटर जेट्स तैयार हैं। अब ईरान पर अटैक के लिए कई सैन्य विकल्प तैयार है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हाई लेवल ब्रीफिंग ट्रंप को दी जाएगी। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की योजना है और हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण का भी विकल्प खुला हुआ है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन ये खबरें बहुत पहले से आ रही थी कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कभी भी ईरान के अंदर घुस सकता है, प्रवेश कर सकता है, लेकिन उनके सामने कई सारी बड़ी चुनौतियां होगी। अब अमेरिका एक बार फिर से वही प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कार्रवाई करने की कोशिशों में लगा हुआ है। वो चाहता है कि किसी तरीके से ईरान को खींचकर खिलाए वार्ता की टेबल पर, और अगर वो नहीं मानता है तो ये तमाम चीजें कह करके उसे मनवा लिया जाए। लेकिन ईरान ना तो झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा, वो ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है। एक और खबर आपको बताती हूं कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए 6 जमीनी रास्ते अपने खोल दिए हैं, और ये सब कुछ तब हुआ है जब वहां पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हुए थे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए जो 6 जमीनी रास्ते खोले हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी को दरकिनार करके ये किया गया है, यानी पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चुनौती दे रहा है ये 6 रास्ते खोल करके। पाकिस्तान ने ट्रंप की हॉर्मुज नाकेबंदी को ठेंगा दिखा दिया। अमेरिकी नाकेबंदी के लिए अहम वैकल्पिक रास्ता तैयार कर दिया है, क्योंकि इस वक्त ईरान सिर्फ और सिर्फ इस बात से परेशान है कि अगर हॉर्मुज से ब्लॉकेज नहीं हटते हैं तो आखिरकार किस तरीके से अपने यहां से तेल का व्यापार करेगा। अमेरिका इसके लिए 6 ऑप्शन दे रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप को कतई रास नहीं आने वाला है। एक और खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ है। ट्रंप का तूफान आ रहा है, उनकी तरफ से लिखा है। ट्रंप का तूफान आ रहा है वाला मैसेज अब वायरल हो रहा है। आने वाले तूफान को कोई रोक नहीं सकता है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से पोस्ट करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे के भीतर भीतर वो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन दूसरे ही पल वो अपने बयानों को बदल करके ये कह देते हैं कि सैन्य कार्रवाई तो हो चुकी है, अब सैन्य कार्रवाई के बाद हम कूटनीतिक कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे। अब कूटनीतिक कार्रवाई अगर करनी है, टेबल पर लाना है ईरान को बातचीत के लिए, तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा कि तूफान आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि हमारे सारे सैन्य विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने अपनी फोटो के साथ ये पोस्ट किया है, द स्टॉर्म इज कमिंग, नथिंग कैन स्टॉप व्हाट्स कमिंग। तो ये उनकी तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है। उसमें अपनी तस्वीर उन्होंने लगाई हुई है जिसमें वो लिख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और कुछ भी उसे रोक नहीं सकता है। आने वाले तूफान को कुछ भी या कोई भी रोक नहीं सकता, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से अपना हाथ भी खींच सकते हैं। पाकिस्तान जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंचे हुए थे तो उनकी तरफ से इस बात को लेकर के, हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर के बार बार ये कहा गया था कि अमेरिका उस नाकेबंदी को खोल दे, हम बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है। हॉर्मुज की नाकेबंदी तो खुल नहीं रही है, तो पाकिस्तान ने 6 वैकल्पिक ऑप्शन दे दिए कि आप किसी तरीके से अभी मैनेज कर लें। अब अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से जंग भड़कने की आशंका प्रबल होती जा रही है। जानकारी यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया है। अब पसंद नहीं आया कि पीछे की वजह क्या और अब आगे नेक्स्ट क्या, देखिए इस रिपोर्ट। अरब जगत में एक बार फिर जंग भड़कने की आशंका पुख्ता हो रही है। ईरान और अमेरिका अपनी जिद पर अड़े हैं। दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है और शर्तें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर ही नहीं हो सकती। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हॉर्मुज से नाकाबंदी नहीं हटेगी। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि ईरान समझौता करना चाहता है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान नाकाबंदी की वजह से परेशान हो रहा है। उसके तेल भंडार और पाइपलाइन विस्फोट की कगार पर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान समझौते के लिए राजी नहीं होता तब तक नौसैनिक घेराबंदी जारी रहेगी। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पहले चर्चा होगी, समझौता होगा और फिर नाकाबंदी हटाई जाएगी।
ट्रंप के मुताबिक बमबारी से ज्यादा प्रभावी नौसैनिक नाकेबंदी है। ईरान के लिए स्थिति और भी खराब होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर ईरान नहीं झुकता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। उधर ईरान की ओर से करारा जवाब देने की धमकी दी गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने कोई नई सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिकी सेना के जहाजों को समुद्र में जला दिया जाएगा। IRGC ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अकेले नहीं बल्कि पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट के साथ जवाब देंगे। ये नेटवर्क पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े कई गुटों का समूह है, जिससे युद्ध एक साथ कई फ्रंट पर शुरू हो सकता है। IRGC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने गलती दोहराई तो ईरान पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा और इस बार जवाब में नए तरीके और सरप्राइज होंगे। साफ है कि अमेरिका और ईरान कोई भी शर्तों में ढील नहीं देना चाहते। किसी को भी दूसरे की शर्तें मंजूर नहीं हैं। ऐसे में शांति कैसे स्थापित होगी, ये समझना बेहद मुश्किल है। हॉर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने को लेकर के ईरान ने हाल में ही अमेरिका को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अमेरिका इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु मुद्दे पर भी बात करे, लेकिन ईरान चाहता है कि फिलहाल हॉर्मुज और युद्ध के खात्मे पर बात की जाए। परमाणु के मुद्दे पर बाद में बातचीत करेंगे। अब आपको बताते हैं कि ईरान के प्रस्ताव से अमेरिका किस तरीके से नाखुश नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान के प्रस्ताव से खुश तो कतई नहीं है। 3 स्टेप उसकी तरफ से बताए गए थे कि पहला फॉलो होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ईरान ने हाल ही में अमेरिका को प्रस्ताव दिया था, भिजवाया था ये पाकिस्तान के माध्यम से कि हॉर्मुज खोले और युद्ध खत्म करने के लिए ये प्रस्ताव वो भेज रहे हैं। पहले हिजबुल्लाह पर हमला ना हो, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज खोला जाए, तीसरा फिर परमाणु वार्ता करेंगे। अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर के आश्वस्त इसीलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि परमाणु वार्ता सबसे तीसरे चरण में रखी गई, सबसे लास्ट ऑप्शन रखा गया है। अमेरिका परमाणु हथियारों पर भी बातचीत चाहता है, लेकिन वो पहले स्टेप में यही चाहता है कि परमाणु हथियारों पर पहले बात करो, 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के पहले बात करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईरान परमाणु मुद्दे पर बाद में बात करना चाहता है और अमेरिका पहले बात करना चाहता है, और यही उनके बीच अड़ंगा खड़ा कर रहा है कि आखिरकार इस मुद्दे पर बाद में बातचीत कैसे होगी, पहले बातचीत करनी होगी, क्योंकि यही तो सारे फसाद की जड़ है। अब खबर यह है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर के यूएस दावा कर रहा है। यूएस ने दावा किया है कि सेना ने 42वां जहाज रोका है। ये सेंटकॉम की तरफ से दावा किया गया। उन्होंने बताया कि 42वां जहाज हमने रोक दिया है। समुद्र में फंसे 41 तेल टैंकर, सेंटकॉम ये भी कह रहा है। नाकेबंदी से ईरान को नुकसान हुआ है, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। अभी तक 41 तेल टैंकर उन्होंने रोके हुए थे, लेकिन अब 42वां जहाज भी उन्होंने रोक दिया है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ये तस्वीरें कुछ सामने आई हैं। हालांकि समुद्र के नाकेबंदी के लिए उन्होंने बाकायदा यूएसएस त्रिपोली से लेकर के कुछ और अन्य युद्धपोत भी उतार दिए थे, और युद्धपोत उतारने के बाद इस तरीके से इन्हीं युद्धपोतों का सहारा लेकर के कार्रवाई की जा रही है। 10,000 मरीन कमांडो हॉर्मुज की नाकेबंदी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। यूएसएस त्रिपोली को वहां पर तैनात किया गया है, जिसके माध्यम से ये तमाम कार्रवाइयां हो रही है कि 41 जहाज रोक दिए हैं, 42वां फिर से रोक दिया है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। ये सीज फायर दोनों ही देशों को और ज्यादा फायर में झोंक रही है। अमेरिका की सैन्य रणनीति पर बार बार ऐसी खबरें आती है कि अमेरिका कुछ ना कुछ पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी देने में लगा हुआ है ताकि ईरान को झुकाया जा सके। अब सेंटकॉम ने विध्वंसक मिसाइल मांग ली है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, क्योंकि उनके पास वैसे भी अकाल पड़ा हुआ है इस वक्त। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल उनकी तरफ से मांगी गई है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का तर्क दिया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी तक इसके बारे में कोई मंजूरी नहीं दी है, ये भी जानकारी मिल रही है। ईगल हाइपरसोनिक उनकी तरफ से मांगी गई है ताकि किसी तरीके से ईरान की जो क्षमता है उसे खत्म किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट से कहते हैं कि डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की मांग की गई है।
ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का तर्क दिया गया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। दूसरी तरफ उनके जितने हथियार थे वो ईरान ने अपने सस्ते हथियारों से मार गिराए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। अब अमेरिका नहीं चाहता है कि इस नुकसान की भरपाई उसे और ज्यादा करना पड़े, इसलिए वो एक ऐसा हथियार चाहते हैं कि एक बार में दागे और पूरा काम तमाम कर दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे लेकर के कोई मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन नाकेबंदी की वजह से ईरान को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है उससे आप ये जानिए कि समुद्र में 41 तेल के टैंकर फंस गए हैं और नाकेबंदी की वजह से ये फंसे हैं। 42वां उन्होंने फिर से रोक दिया एक जहाज तेल से भरा हुआ। नाकेबंदी से ईरान को नुकसान हुआ है, ये सेंटकॉम कह रहा है। हालांकि पूरी दुनिया मान रही है कि नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि ब्रेंट क्रूड की ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ते जा रही है। ये कीमतें बढ़ते बढ़ते $105 प्रति बैरल तक जा पहुंची है और ये सब कुछ इस युद्ध के दौरान हुआ है। अब अमेरिका और ईरान के बीच जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तोपें खामोश है लेकिन तनाव बरकरार है। वार्ता के प्रयास जारी है लेकिन कोई सीधा संवाद नहीं हो रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनी मांगों की लिस्ट थमा रहा है, लेकिन कॉमन एजेंडे पर आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या ये जंग एक बार फिर से भड़केगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में इस जंग के एक बार फिर भड़कने की आशंका दिख रही है। हालांकि बातचीत की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन इस बीच खबर है कि अमेरिका ईरान पर एक बार फिर भीषण हमला कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना रहा है। खबर है कि एक और तो ट्रंप प्रशासन ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट गठबंधन का प्रस्ताव दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सेंटकॉम ने ईरान पर शक्तिशाली हमलों का प्लान तैयार कर लिया है। उधर ईरान ने अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में कड़ा रुख अपनाया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप एक और ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत पर जोर दे रहे हैं। जबकि दूसरी ओर वो हॉर्मुज़ में सुरक्षित शिपिंग ट्रैफिक के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उधर सेंटकॉम ने ईरान पर छोटा और सबसे घातक हमले का प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि ट्रंप ने अभी इस प्लान को मंजूरी नहीं दी है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट नाम से एक नया गठबंधन बनाने का प्लान दुनिया के सामने रखा है। इसका मकसद हॉर्मुज़ में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही बहाल करना है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी दूतावासों को भेजे गए संदेश में राजनयिकों को विदेशी सरकारों को गठबंधन में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। खबरों के मुताबिक ईरान के साथ जारी शांति वार्ता में देरी के बीच सेंटकॉम ने ईरान पर छोटा लेकिन सबसे घातक हमले का प्लान तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि इसका उद्देश्य ईरान को बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर करना है। प्लान में ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की भी बात शामिल हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने अभी इस प्लान में हरी झंडी नहीं दी है, क्योंकि वो ब्लॉकेड को ईरान पर ज्यादा प्रभावी कार्रवाई मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि सेंटकॉम ने हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल की मांग की है। सूत्रों का दावा है कि अमेरिकी सेना मान रही है कि अब अमेरिका की मिसाइलें ईरान के लॉन्चर्स को निशाना नहीं बना पा रही हैं, क्योंकि ईरान ने अपने लॉन्चर्स को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। ऐसे पर उन पर हमले के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की जरूरत है। हॉर्मुज़ पर अमेरिका की नाकेबंदी फिलहाल जारी है और उसे बढ़ाया भी जा रहा है। अमेरिका ने अपने बेहद विध्वंसक जंगी बेड़े ईरान के आसपास तैनात कर दिए हैं। आपको मैप के माध्यम से बताती हूँ कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती कहां पर की गई है। सबसे पहले लाल सागर में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जो कि वहां पर पहले से तैनात था, लेकिन अब उसे रवाना कर दिया गया क्योंकि ये 10 महीने से ऑपरेशनल था। पहले कैरेबियन सागर में तैनात था जब वेनेजुएला पर पाबंदियां लगाई जा रही थी। उसके बाद इसे वापस
आने के लिए अमेरिका, दरअसल इसे वापस अमेरिका जाना था, लेकिन कैरेबियन सागर से होते हुए इसे कहा जाता है कि आप लाल सागर में जाकर के तैनाती करो, क्योंकि वहां से ईरान को घेरना है। अब लाल सागर में आया, लेकिन यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के शुरुआत से ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और अभी उसे मरम्मत की आवश्यकता है। मरम्मत के लिए क्रोएशिया भेजा भी गया वापस से, लेकिन लाल सागर बुला लिया गया। एक बार फिर से लाल सागर से अब इसे अमेरिका की तरफ भेजा जा रहा है। अभी कुछ और आपको चीजें बता देती हूँ, जरा ये मैप एक बार फिर से दिखाइएगा। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बाद ओमान की खाड़ी में जो यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात किया गया है, उसके बारे में जरा बता देते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। ये उसकी तस्वीरें हैं, ओमान की खाड़ी में उसे तैनात किया गया और ये सबसे पहला युद्धपोत है जिसे अमेरिका की तरफ से रवाना किया गया था। उसके बाद बारी आती है यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की, जिसे अरब सागर में तैनाती की गई हो। ये नई तैनाती है जो उनकी तरफ से की गई है। इसके साथ यूएसएस त्रिपोली की तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर के। तो ये तमाम उनकी तरफ से युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। अब इस तरीके से आप ये समझ लीजिएगा कि कैसे उन्हें घेरा जा रहा है। इस तैनाती के माध्यम से घेरने का प्रयास खूब किया गया, बखूबी किया गया, लेकिन अभी भी ईरान कहां झुकने के लिए तैयार है। और इन सब के बीच में एक खबर ऐसी आती है कि जेराल्ड आर फोर्ड अब वापस जा रहा है। अब एक और खबर आपको बताती हूं, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के बड़ी जानकारी है। यह बताया जा रहा है कि करीब 2000 जहाज फंसे हुए हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से भी आ रही हैं, ईरान के हवाले से भी बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 2000 जहाज वहां पर फंसे हैं, लगभग 20,000 नाविक भी इसके साथ साथ फंसे हुए हैं। हॉर्मुज में नाकेबंदी से वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रही है और इसका नतीजा यह है कि तमाम देशों की तरफ से अपने यहां पर इमरजेंसी एनर्जी के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। फिलीपींस में सबसे पहले लागू की गई थी। साउथ कोरिया में यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से बिजली का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है, जहां सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में 4 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकले और इस तरीके से एनर्जी सेव की जा सके। अब आपको बताती हूं कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर के जो जानकारी है कि मिडिल ईस्ट से वापस जेराल्ड आर फोर्ड लौट सकता है। पश्चिमी मीडिया ये कह रही है कि करीब 10 महीने की एक्टिव ड्यूटी के बाद ये वापसी हो सकती है, क्योंकि किसी भी युद्धपोत पर जो सैनिक तैनात होते हैं उनके ड्यूटी के मंथ सिर्फ 6 होते हैं। बावजूद इसके इसे और ज्यादा बढ़ाया गया और 10 महीने तक उन सैनिकों को उस युद्धपोत पर रखा गया और साथ साथ मरम्मत की जब आवश्यकता थी तो उसकी मरम्मत नहीं करने दी गई। जेराल्ड आर फोर्ड को अब रिपेयरिंग के लिए इसीलिए वापस बुलाया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी जो शुरुआती तौर में ही निकल करके सामने आने लगी थी कि एक बड़ा सैनिकों का बेड़ा वहां पर मौजूद है, लेकिन जो प्राथमिक चीजें होती है वो तक जेराल्ड आर फोर्ड पर उपलब्ध नहीं है। वॉशरूम जैसी आवश्यक सुविधाएं तब वहां पर उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए उसे क्रोएशिया भेजा गया था, लेकिन वापस से लाल सागर में तैनात किया गया। अब जब मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही हैं तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को फिर से वापस बुलाया जा रहा है ताकि उसकी मरम्मत की जा सके। हॉर्मुज में नाकेबंदी की वजह से प्रभावित तो बहुत कुछ हो रहा है। ईरान इस बात को मानता भी है, जानता भी है, इसीलिए बार बार वो ये कह रहा है कि पहले हॉर्मुज से नाकेबंदी अमेरिका हटा ले, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। अब अमेरिका के लिए ईरान से युद्ध न केवल अपमानकारी बल्कि बेहद महंगा साबित हो रहा है। ईरान की रणनीति अमेरिका पर भारी पड़ रही है। अमेरिका ने जंग में अपनी महंगी मिसाइल और उपकरण गंवाए। अमेरिका की साख भी इसकी वजह से कमजोर हुई है और अब राष्ट्रपति ट्रंप इस समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका फंस चुका है। हर गुजरता दिन अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नई मुसीबत लेकर आ रहा है और अब राष्ट्रपति ट्रंप जंग के मैदान को छोड़ने की तैयारी में है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से बिना समझौता किए ही जीत का ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान जंग की वजह से व्हाइट हाउस मुसीबत में है। उसकी तैयारी है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को ये जानकारी जुटाने के लिए कहा गया है कि अगर ट्रंप जीत की एक तरफा घोषणा करते हैं तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। खबरों के मुताबिक ईरान से बिना किसी समझौते के भी अमेरिका युद्ध में जीत की घोषणा कर सकता है।
व्हाइट हाउस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध में खुद की जीत की घोषणा करते हैं तो इस पर ईरान का क्या रिएक्शन होगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस जंग से निकलने की कोशिश में है, हालांकि उसे डर है कि अमेरिका के एक तरफा युद्ध में जीत के ऐलान पर ईरान का क्या रिएक्शन होगा। क्या ईरान इसे मानेगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये दुनिया में अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती साबित हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने होर्मुज में नाकेबंदी को बढ़ाने का फैसला किया है। उसे फिलहाल ईरान के साथ समझौता होने के आसार कम दिख रहे हैं। इस बीच ईरान ने नए प्रस्ताव तैयार करने के लिए अमेरिका से वक्त मांगा है। ईरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर की रजामंदी से ही वो नया प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसमें वक्त लग सकता है। एक और घरेलू और विदेशी मोर्चे पर दबाव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने अड़ियल रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिससे दिन ब दिन तेल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के लिए इस साल के अंत में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर इस चुनाव में ट्रंप की पार्टी हार जाती है तो उसके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। सीनेट और कांग्रेस में बहुमत न मिलने की स्थिति में सरकार अपने हिसाब से फैसला नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक CIA 2 विकल्पों की समीक्षा कर रही है, जिसमें ये पहला विकल्प है कि क्या ईरान युद्ध में जीत की एक तरफा घोषणा करके अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो ईरान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। जबकि दूसरा विकल्प ये है कि क्या वार्ता को लंबा खींचने से अमेरिका को रणनीतिक लाभ मिल सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती कम कर सकता है। बताया जा रहा है कि करीब 300 दिनों की तैनाती के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड वापस लौट रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जेराल्ड और फोर्ड मई के मध्य तक अमेरिका पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट आपको बताते हैं, जहां 60 दिन की वॉर रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका और इजराइल को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। अब जंग में सैन्य खर्च अमेरिका का कितना रहा है, इजराइल का कितना रहा है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो अमेरिका की तरफ से $30 बिलियन से ज्यादा नुकसान उठाना उसे पड़ा है। इजराइल को $18 बिलियन से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है इस युद्ध की वजह से। ये युद्ध जो कि पिछले 15 दिन से सीज फायर में है, बावजूद इसके एक बड़ा नुकसान दोनों देशों को हुआ है। 17 सैन्य अड्डे अमेरिका के पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। लगातार ईरान की तरफ से जो बमबारी की गई थी उसमें 5 सैन्य ठिकाने इजराइल के भी प्रभावित हुए हैं। इजराइल में भी बमबारी करके तमाम सैन्य ठिकानों से लेकर के ऊंची ऊंची इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया था। अमेरिका 13 एयरक्राफ्ट अपने पूरे तरीके से नष्ट करवा चुका है। हालांकि इजराइल के मामले में ये संख्या शून्य नजर आती है, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका को ही आगे करके रखा हुआ है कि नुकसान होगा तो इनका। अमेरिका की तरफ से 1500 मिसाइल अटैक किए गए हैं, इजराइल की तरफ से ये 890 मिसाइल अटैक है। तो 60 दिनों की वॉर रिपोर्ट में इस तरीके से दोनों ही देशों को चोट पहुंची है। इनकी तरफ से हमला करके दूसरे देश को यानी ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो जरूर की गई, लेकिन ईरान से ज्यादा नुकसान इन्हीं देशों का हो गया है। विमान नष्ट हुए सो अलग, मिसाइल अटैक हुए सो अलग। अब ईरान ने सुपर पावर का जो सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है, कैसे इस जंग में उन्हें फायदा पहुंचा है, वो आपको बताती हूँ। युद्ध से पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करना इनकी जो सबसे पहली रणनीति थी। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित नहीं किया जाता था, किसकी तरफ से? ईरान की तरफ से। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने क्या कहा? युद्ध के बाद उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अब ईरान कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल कर रहा है। हर गुजरते जहाज से वो मन मुताबिक पैसे वसूल रहा है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका का इवन वहां पर लगाया गया ब्लॉकेट भी उसे रोकने में नाकामयाब हुआ है। युद्ध से पहले स्थिति क्या थी? गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं थी। गल्फ ऑफ ओमान में कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन युद्ध के बाद स्थिति यह है कि अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका नाकेबंदी करके बैठा हुआ है। इसी नाकेबंदी को तो हटाना है। अब जरा समझिएगा कि हॉर्मुज पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईरान का नहीं है, बल्कि ओमान का भी है। और उसने ये कहा था शुरुआत में कि हम यहां से जो टोल वसूलेंगे वो हम ओमान के साथ साझा करेंगे, लेकिन ओमान ने इसके लिए इनकार कर दिया। अब युद्ध से पहले ईरान के तेल पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में तेल का सप्लाई नहीं कर पाता था। लेकिन युद्ध के साथ साथ ईरान के तेल पर प्रतिबंध हट गए, या उसने हटे हुए मान लिए और तमाम देशों ने मान लिए, जिसकी वजह से ईरान के तेल पर से प्रतिबंध हटते ही दुनिया भर ने उससे तेल खरीदना शुरू किया
और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। लेकिन हॉर्मुज में जो स्थिति अमेरिका ने पैदा की है उसकी वजह से ईरान को अब नुकसान हो रहा है। युद्ध से पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था ईरान, ये बहुत स्पष्ट था। पूरी दुनिया ये जानती थी कि वो हथियार नहीं बना रहा है। लेकिन युद्ध के बाद अब स्थिति ये है कि अब ईरान परमाणु हथियार बनाएगा। और जो वहां पर मैन मेड भूकंप आए हैं बार बार, उसके बाद ये कहा भी जा रहा है कि उन्होंने अब तक तो हथियार बना भी लिए होंगे, क्योंकि बातचीत के दौरान ईरान लगातार ये कह रहा था कि बस 2 हफ्ते चाहिए हमें, 2 हफ्ते में हम परमाणु हथियार बना लेंगे। और वहां पर 2 बार इस पूरे युद्ध के दौरान मैन मेड भूकंप आया था 4.1 तीव्रता का, जिसके साथ कई एक्सपर्ट का यह कहना था कि उसने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। युद्ध से पहले खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले उनकी संपत्ति हुआ करते थे। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने थे, अमेरिका की संपत्तियां थी। लेकिन जैसे ही हमला किया गया, युद्ध के बाद स्थिति पलट गई। ईरान हमले से यूएस के ठिकाने बोझ बन गए उन तमाम देशों के लिए जहां पर वो उन्होंने अपने मिलिट्री एयर बेसिस बनाए हुए थे, क्योंकि उन देशों पर भी तो हमला हुआ। अमेरिका के लिए क्वाड और नेटो सहयोगी था, लेकिन युद्ध से पहले, युद्ध के बाद क्वाड और नेटो से अनबन हो गई अमेरिका की। क्वाड ने भी मना कर दिया, नेटो ने भी मना कर दिया, आपकी लड़ाई है, आप जाकर के लड़िए, हमें से कोई नहीं उतरने वाला है। नेटो को इसलिए बार बार कागजी शेर कहते हो और नेटो से अलग होने का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। दुनिया भर में महंगाई पहले घट रही थी युद्ध से पहले, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुनिया भर में महंगाई से लोग परेशान हो गए हैं और उसकी वजह ये सिर्फ युद्ध और उसमें झोंकने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कुछ दिन में ही वापस लौट सकता है। अब आइए आपको जेराल्ड आर फोर्ड की ताकत के बारे में बता देते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी 4 स्तर की सुरक्षा है। पहली लेयर में 5 डिस्ट्रॉयर लगे हुए हैं। ये जो आप शिप युद्धपोत के आसपास ये छोटी छोटी शिप्स देख रहे हैं, दरअसल ये डिस्ट्रॉयर है। अगर कोई भी इसकी सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने की कोशिश करता है तो उन्हें पहले इन डिस्ट्रॉयर को नष्ट करना होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल कहा जाता है। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन होता है, जिसमें FA-18E सुपर हॉर्नेट, F-35C लाइटनिंग और 90 फाइटर जेट्स तैनात होते हैं। ये 90 फाइटर जेट्स होते हैं। यानी अगर एक कॉल कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और कहा गया कि अब ऑपरेशन शुरू किया जाए, तो एक साथ इतने सारे फाइटर जेट वहां पर पहले से तैनात हैं और हर युद्धपोत पर तैनात है। इस पर 90 तैनात है, अब्राहम लिंकन पर भी 80 लगभग तैनात है। वो पूरी कहानी मिटा सकते हैं अगर इनकी तरफ कोई बढ़ेगा। तीसरी लेयर में डिफेंस सिस्टम होते हैं, जिसमें MK-15 फाइनेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, साथ ही MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स होता है, जिसके माध्यम से ये पूरे युद्धपोत को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं कि अगर पहली 2 लेयर को कोई भेदने का प्रयास कर भी लिया तो तीसरी लेयर तक वो खत्म हो जाएगा। चौथी लेयर में E-2D हॉकी अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। MS-60S Seahawk एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर होते हैं जो इसे और ज्यादा सुरक्षा देंगे। तो ये 4 लेयर में उसकी सुरक्षा व्यवस्था जब बनाई गई हो तो आप समझ जाइए कि उस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हाल यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के खराब कर दिए गए हैं पिछले 10 महीने से उसकी तैनाती कर करके, इसीलिए उसे वापस बुलाने की नौबत आ जा गई है। अब खबर यह है कि अमेरिका को जंग में भारी आर्थिक जो नुकसान हुआ है उस पर पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि युद्ध में अमेरिका अभी तक $25 अरब खर्च कर चुका है। हालांकि ये बार बार आंकड़े थोड़े से डिफरेंट नजर आते हैं, भिन्न नजर आते हैं। कहीं 25 अरब कहा जा रहा है, कहीं 30 अरब कहा जा रहा है, लेकिन नुकसान अमेरिका को इस युद्ध में सबसे ज्यादा हुआ है। नासा का सालाना बजट जो है वो लगभग इसी बराबर है उसकी राशि, और इतना इन्होंने इस युद्ध में बर्बाद कर दिया, स्वाहा कर दिया है। नासा के सालाना बजट के बराबर $25 अरब की राशि जो कि अमेरिका ने नुकसान कर दी इस युद्ध में। एक और खबर है कि यूएस ईरान तनाव का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर देखने को मिला है। 4 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर कीमतें पहुंचनी शुरू हो गई है और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $125 प्रति बैरल पहुंच गई है। हॉर्मुज पर चल रहे तनाव से कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें युद्ध से पहले जो 80-90 हुआ करती थी वो बढ़कर के $125 प्रति बैरल हो गई है। ईरान बहुत पहले इस बात को कह भी चुका था कि अभी तो आप देखिए स्थिति क्या कैसे बद से बदतर होती है और हम इसे $500 प्रति बैरल तक लेकर के जाएंगे, और अगर अमेरिका इसी तरीके से डट करके हॉर्मुज में बैठा रहा तो ये आने वाले दिन में होगा। अगर अमेरिका ये कहता है या पूरी दुनिया ये कहती है कि ईरान हॉर्मुज पर अपनी दादागिरी नहीं चला सकता है, तो अमेरिका कतई नहीं चला सकता है। अमेरिका धीरे 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 पश्चिमी एशिया की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है मिडिल ईस्ट के माध्यम से,
और अगर वो यहाँ से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा तो ये दुनिया भर के लिए अच्छी खबर नहीं है, खासतौर पर पश्चिम एशिया के लिए, क्योंकि अमेरिका वहां पर अपनी मनमर्जी के मुताबिक कभी भी टोल को ऊपर नीचे करेगा। अमेरिका वहां पर किसी भलाई के लिए नहीं बैठा हुआ है, बल्कि वो चाहता है कि हम ईरान से 440 किलोग्राम यूरेनियम नहीं ले जा पा रहे हैं, हम ईरान से उनके तेल ठिकाने नहीं छीन पा रहे हैं, तो कम से कम हॉर्मुज तो अधिकार हम कर ही ले, जहां से पूरी दुनिया का व्यापार होता है और पूरी दुनिया के व्यापार पर सीधे सीधे अमेरिका को नजर रखने की जगह मिल जाएगी। मिडिल ईस्ट में जंग अमेरिका के लिए बेहद भारी साबित हो रही है। अमेरिका के करोड़ों के संसाधनों मिसाइल से बर्बाद हो गए हैं। अमेरिका की साख कमजोर हुई सो अलग, और बड़ी बात यह है कि जीत भी हासिल उसे नहीं हुई है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान से युद्ध तो शुरू कर दिया, उसके 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी भी की, लेकिन कामयाबी के नाम पर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के सिवाय दोनों के पास कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों और मित्र देशों के साथ ही इजराइल की सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। थार्ड और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी अरबों रुपए की मिसाइलें तैनात की गईं। इजराइल की सुरक्षा में तो डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया। लेकिन ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन की मदद से अमेरिका की करोड़ों की मिसाइलें बर्बाद कर दी। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम न केवल खाली हो गए, बल्कि ईरान के हमलों में सिस्टम्स भी तबाह हो गए। खबरों के मुताबिक पेंटागन का दावा है कि अमेरिका ईरान युद्ध पर अब तक $25 बिलियन खर्च हो चुके हैं। इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की मौत और भारी आर्थिक दबाव सामने आया है। वहीं ईरान की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। युद्ध की लागत को लेकर पेंटागन का दावा है कि अब तक करीब $25 बिलियन खर्च किए जा चुके हैं। ये नासा के सालाना बजट के लगभग बराबर है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी कि इस खर्च का बड़ा हिस्सा हथियारों और गोला बारूद पर किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि इस राशि में भविष्य के खर्च जैसे नुकसान की भरपाई शामिल हैं या नहीं। इस खुलासे के बाद अमेरिकी संसद में बहस तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस खर्च को सही ठहराते हुए कहा कि अगर इससे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है तो ये कीमत चुकाना जरूरी है। साफ है कि ये जंग ईरान के लिए तबाही लेकर आई तो अमेरिका के लिए भी मुसीबतें कम नहीं हुईं। सबसे बड़ा झटका दुनिया भर में उसकी साख पर लगा, क्योंकि अब उसके दोस्तों को ही उस पर भरोसा नहीं रहा। यूएस और इजराइल को ईरान के लोगों की चेतावनी देखने को मिली है, जहां राजधानी तेहरान में रैली निकाली गई है। रैली के दौरान एक आराश ड्रोन भी दिखा है, यह भी बताया जा रहा है। तो यूएस और इजराइल को ईरान के लोग लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। अब ये चेतावनियां कैसे दे रहे हैं? ये चेतावनी दे रहे हैं सड़कों पर उतर करके, प्रदर्शन करके। हर दिन वहां पर बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं। अब जरा ये प्रदर्शन की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। हर चौक से ऐसी तस्वीर आज से सामने आती है, जहां लोग बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध में अपनी आवाज ऊंची करके उन्हें पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं, अपने प्रदर्शन के नारों के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से। और ये तमाम तस्वीरें अमेरिका और इजराइल के लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार ये कहता रहा ईरान की जनता से कि आप सड़कों पर उतरिए, प्रदर्शन करिए अपनी सरकार के खिलाफ। लेकिन लोग उतर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार के साथ खड़े होकर के। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं, जहां बताया ये जा रहा है कि केरमान शहर में हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं।
ये हजारों लोग केरमान शहर में इकट्ठे हुए हैं। लोगों ने अमेरिका और इजराइल को इस दौरान चेतावनी भी दे दी है। यहाँ पर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका को कहा गया है कि अयतुल्ला अली खामनेई और सुलेमानी की तस्वीर दिखा करके कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। सीधा संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। ये तस्वीर जरा देखिए, हर एक व्यक्ति के हाथ में आपको अयतुल्ला अली खामनेई से लेकर के सुलेमानी तक की तस्वीर नजर आ जाएगी। जरा ये देखिए किस तरीके से उन्होंने कार्डबोर्ड्स में इकट्ठे करके एक तस्वीर बनाई है। सुलेमानी की भी इस दौरान हत्या कर दी गई, क्योंकि इसके साथ साथ अयतुल्ला अली खामनेई 28 फरवरी जो हमला हुआ था पहला इस साल का, उसमें दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी तस्वीर भी ये लोग लेकर के आए हैं। केरमान शहर की ये तस्वीरें सामने आई है। लोग सड़कों पर उतर करके इस तरीके से कार्डबोर्ड के माध्यम से पूरी एक पिक्चर बना करके अयतुल्ला अली खामनेई और सुलेमानी की तस्वीर दिखा करके अमेरिका और इजराइल को ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम अभी भी अपनी देश, अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। तो ये दो तस्वीरें ये कहने के लिए, ये बताने के लिए काफी है कि आखिरकार अभी भी ईरान के ऊपर जब इतने हमले हो गए हैं तो ईरान की सरकार तो छोड़िए, ईरान के लोग तक झुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बात उनके देश की है। वो अपने देश के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ, लेकिन अमेरिका और इजराइल की तरफ से जिस तरीके से हमले किए गए हैं उसके बाद वो अपनी सरकार के साथ खड़े हुए, अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है। ईरान ने अमेरिका को अपनी मांगों का पुलिंदा थमा दिया है, जिस पर अमेरिका राजी नहीं है, और अब ईरान ने नए शांति प्रस्ताव के लिए कुछ और वक्त मांग लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान शांति वार्ता की आड़ में कोई नया खेल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता करवाने की कोशिशें जारी है। ईरान ने अमेरिका को 3 चरणों वाली मांगों की फेहरिस्त थमाई, जिसमें परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता अंतिम चरण में थी। खबर है कि अब ईरान ने नया शांति प्रस्ताव तैयार करने के लिए और वक्त मांगा है। खबरों के अनुसार ईरान की ओर से तर्क दिया गया है कि सुप्रीम लीडर से हरी झंडी का इंतजार है। इस देरी ने कूटनीतिक हल की प्रक्रिया को धीमा जरूर किया है, लेकिन बातचीत अब भी जारी होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यस्थों को उम्मीद थी कि ईरान जल्द ही नया प्रपोजल देगा, लेकिन अब तेहरान ने इंटरनल बातचीत और सुझावों का हवाला देते हुए कुछ और समय मांगा है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम लीडर के साथ इसे लेकर विचार विमर्श चल रहा है, जिसके बाद ही प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान गए, ओमान गए, रूस गए। तीनों जगह उन्होंने शांति वार्ता और जंग से संबंधित हालात पर चर्चा की, लेकिन सीधे अमेरिका से बातचीत करने की जरूरत नहीं समझी। ईरान ने प्रस्ताव ऐसा दिया जिस पर अमेरिका कभी राजी नहीं होगा, और अब नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए और वक्त मांगा जा रहा है। ईरान ने सुप्रीम लीडर से सलाह मशवरे का तर्क दिया, लेकिन सुप्रीम लीडर कहां है, किस हाल में है, इसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को जानकारी है। IRGC ही सीधे तौर पर उनके संपर्क में है। माना जा रहा है कि सरकार का कोई नुमाइंदा सीधे तौर पर आसानी से मुस्तफा से मुलाकात नहीं कर सकता। इस वजह से ये प्रक्रिया और भी लंबी खिंचती दिख रही है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान इतना वक्त क्यों ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान केवल प्रस्ताव तैयार करने और बातचीत की आड़ में समय काट रहा है और इस बीच कोई नया खेल खेलने की तैयारी कर रहा है। ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है। फिलहाल जंग के बादल ही छाए हैं, धमाके नहीं हो रहे। सवाल यह है कि क्या ईरान संवर्धन प्रक्रिया को आगे परमाणु हथियार बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर की अवधि में ईरान ने मलबे से अपनी मिसाइलें और लॉन्चर्स भी निकाल लिए, और यही वजह है कि ईरान की क्षमता अब काफी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
ईरान लगातार वार्ता के नाम पर समय मांगते जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन ईरान का यह स्टंट नया नहीं है। इससे पहले भी ईरान कई बार डील में एक मजबूत सौदेबाज बनकर के उभरा है। अब ईरान की नेगोशिएशन शैली के 3 आधार है और एक अच्छा नेगोशिएटर ईरान माना जाता है जो अपनी तमाम शर्तों को मनवाने का हुनर रखता है। शैली का आधार रणनीतिक धैर्य है, वैचारिक मजबूती और मल्टी लेयर्ड दबाव। यानी वो पहले से सोच करके बैठा है कि अमेरिका के प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं आना है। दबाव के आगे झुकने के बजाय अपनी शर्तों पर बातचीत की रणनीति उसकी तरफ से तैयार कर ली गई है। बहुत पहले से वो ये क्लियर कर चुका है कि आखिरकार उसे अमेरिका से चाहिए क्या, और अमेरिका बार बार अपने बयान बदलता है। बातचीत को अक्सर लंबा खींचना और हर छोटे छोटे मुद्दे पर सौदेबाजी, ये ईरान का हुनर है। ईरान की नेगोशिएशन शैली के 3 आधार आपने जान लिए, तो ये तमाम उनकी तैयारियां हैं कि अमेरिका कितना भी प्रेशर उन पर बना ले, लेकिन वो किसी के भी प्रेशर में नहीं आएंगे। ईरान एक पुराना सौदेबाज साबित हुआ है। अब आइए आपको यह भी बता देते हैं कि ईरान नेगोशिएशन के दौरान किन किन हथियारों का इस्तेमाल करता है। तो समय उसका सबसे बड़ा हथियार है कि बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींचना, ताकि सामने वाला अपना पेशेंस पूरी तरीके से खो दे और ईरान जो चाहता है वो उसे हासिल हो जाए। परेशान होकर के दूसरा पक्ष इसकी वजह से झुक सकता है। क्षेत्रीय प्रभाव, प्रॉक्सी संगठनों के जरिए वो प्रेशर बनाने की कोशिश अगले देश पर करता है, जिसकी वजह से भी दूसरा देश हथियार डालने के लिए मजबूत हो सकता है। और मिडिल ईस्ट में कई जगह हैं ईरान के प्रॉक्सी, तो ये मजबूर करते हैं जानबूझ करके दूसरे देशों को हथियार डालने के लिए। तो ये समय और क्षेत्रीय प्रभाव उनके 2 प्रबल हथियार है। वैचारिक मजबूती, नेगोशिएशन के दौरान अपनी सोच पर कायम रहना, यानी जो सोच करके आए थे वही लेकर के जाएंगे। कुछ और थमाने का प्रयास किया जाएगा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। अपनी शर्तों पर ही बातचीत का प्रयास वो करता है और अभी भी वो यही कर रहा है। मल्टी लेयर डिप्लोमेसी उसकी क्या है, दूसरे पक्ष के साथ खुले तौर पर बातचीत वो करता है। हालांकि इस पूरी वार्ता के दौरान वो सामने नहीं आना चाहता, अमेरिका के साथ बैठ करके बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन पहले युद्ध के पहले जो 2 दौर की बातचीत हुई थी उसमें उसने सामने से बात की थी। बैक चैनल के माध्यम से बातचीत का विकल्प हमेशा तलाशता है। और अभी भी आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ से पहले मुलाकात की, उसके बाद अपने मसौदे तैयार करके अमेरिका को भिजवा दिए कि मानना है तो मान लो, एक टेबल पर बैठ करके बात तुम्हारे साथ नहीं होगी। अब आपको बताते हैं ईरान अमेरिका के डील के बारे में, क्योंकि साल 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था जब वहां पर ओबामा सरकार हुआ करती थी। तो साल 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान JCPOA समझौता इस दौरान किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक लंबे समय तक आप परमाणु कार्यक्रम सीमित कर देंगे। परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर ईरान भी राजी हो गया था। उस वक्त जो अमेरिका ने 2015 में उन्हें प्रस्ताव पेश किया था वो ईरान की तरफ से स्वीकार कर लिया गया था। बदले में ईरान को प्रतिबंधों से राहत भी दे दी गई थी, लेकिन ये अभी अब अमेरिका सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। साल 2018 में ट्रंप के कार्यकाल में डील से अमेरिका निकल गया। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम इस डील में नहीं रहना चाहते। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को फिर से बढ़ा दिया कि ठीक है, अगर आपको नई डील करनी है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम पर फोकस कर लेते हैं। अब जंग के बीच ईरान प्रतिरोध की मिसाइल बनकर के उभरा है। किस तरीके से उभरा है प्रतिरोध की मिसाइल बनकर के, वो जरा आपको बता देते हैं। ईरान लगातार हर उस शर्त को मानने से इनकार कर रहा है जो अमेरिका उसे लिखवा करके भिजवा रहा है। सस्ते ड्रोन्स मिसाइल से यूएस बेस समेत 12 देशों को उसने दहला दिया है। मिडिल ईस्ट के ये तमाम देश हैं जिसे ईरान ने परेशान करके रखा हुआ है। इजराइल के शहरों, यूएस बेस, खाड़ी देशों के तेल सुविधाओं पर भी हमले उसकी तरफ से किए गए हैं। तो ये तमाम हालात हैं कि कैसे वो हीरो बना हुआ है। हॉर्मुज बंद करने से वैश्विक तेल कीमतों में $100 से $120 प्रति बैरल तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहां तक उसके दाम पहुंच गए हैं। अब आप जरा ये मान करके चलिए कि अगर ये दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो अमेरिका पर पूरी दुनिया प्रेशर बनाना शुरू कर देगी कि हम इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए वो खुद भी नहीं वहां से हट रहा है कि अमेरिका ही हटेगा तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत इसकी वजह से चुकानी पड़ रही है। हालांकि अमेरिका कभी ये कहता है कि हॉर्मुज से हमारी वजह से जहाज गुजरे, कभी ये कहता है कि हमने जहाज रोक दिए हैं, कभी ये कहता है कि किसी को तेल चाहिए तो अमेरिका से आकर के खरीद लो, हमारे पास सबसे सस्ता और अच्छा तेल है। लेकिन रशिया, चीन समर्थन और S-400 जैसी प्रणालियों में ईरान को ढहने से बचा दिया गया। रशिया, चीन लगातार उसके समर्थन में पहले से खड़े हुए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ और कई विकासशील देशों में ईरान नायक बन के उभरा है, क्योंकि उसने सुपर पावर के सामने घुटने टेकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ईरान अब यूएस इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला
नायक बन गया है कि हर जगह अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। ये ईरान ने इस पूरे युद्ध के दौरान बता दिया है। मिडिल ईस्ट में घरेलू स्तर पर भी नया नेतृत्व उभर करके आया है। हालांकि ये कहा जा रहा है बार बार कि IRGC यहाँ पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है सरकार में। ईरान ने जंग को राष्ट्रवादी एकजुटता में बदल दिया है। यह भी बताया गया है कि ईरान ने जंग में कैसे लोगों को एक साथ ला करके खड़ा कर दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि लोग जो सरकार के विरोध में कल तक प्रदर्शन कर रहे थे, आज वो अमेरिका और इजराइल के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया है कि एक छोटा सा देश महाशक्ति को कितना महंगा युद्ध थोप सकता है। अमेरिका के लिए यह युद्ध सबसे महंगा रहा है इस बार का। 25 अरब अमेरिकी डॉलर का उसे नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि एक और जानकारी है कि ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी देखने को मिली है। वरिष्ठ नेता मोहसिन रेजवाई ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है नाकेबंदी जारी रही तो जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान के पास अभी भी कई विकल्प मौजूद है, रेजाई की तरफ से यह कहा गया है। वरिष्ठ नेता है मोहसिन रेजवाई जो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि नाकेबंदी अगर रखोगे तो हम फिर कार्रवाई करेंगे। और ईरान के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद है। हालांकि दोनों देश इस बात से बचते हुए नजर आ रहे हैं कि सीज फायर वो ना तोड़े। पहले कौन तोड़ेगा तक प्रेशर बना करके इस बात पर टिक करके बैठे कि सीज फायर वो ना तोड़े। ईरान बार बार अमेरिका के पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। अमेरिका वहां से नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार नहीं है। ईरान इसीलिए ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और अगर यहां से नाकेबंदी नहीं हटी तो हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे। एक और जानकारी आपको बताती हूं कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा हादसा टल गया है। यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के पास एक ड्रोन पहुंच गया था। ये पहले भी एक बार हो चुका है। आपको याद होगा कि किस तरीके से रनवे पर एक इमरजेंसी सेवा वाला ट्रक आ गया था। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि सैन फ्रांसिस्को में जो हादसा टला है उसमें यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के पास एक ड्रोन आया था। करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के करीब ये ड्रोन आया और पायलट ने विमान को सुरक्षित लैंड करवाया है, वरना इसकी वजह से भी एक बड़ी घटना घटित हो सकती थी, जैसा पहले अमेरिका में एक घटना को लेकर के देखा गया था। अब ये दो बड़ी खबरें हैं। ईरान कह रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, नाकेबंदी तो हटानी पड़ेगी, अगर नहीं हटाओगे तो उसका अंजाम भुगतोगे। दूसरी तरफ एक बार फिर से ये देखा गया है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में कि यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान के पास तक एक ड्रोन पहुंच गया। करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के करीब ये ड्रोन आया। पायलट ने हालांकि विमान को दौरान सुरक्षित लैंड करवाया, लेकिन ये भी एक मानसिक तौर पर दबाव बनाने का प्रयास है, जो इस स्थिति में यही कहा जा सकता है कि दुश्मन अमेरिका का जो है उसकी तरफ से भेजा गया होगा। अमेरिका में एक बार फिर से ये बड़ा हादसा टला है। एक फ्लाइट के बेहद करीब जो ड्रोन आया उसकी वजह से ये बताया गया कि किसी को चोट नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ समय में अमेरिका में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है जिनसे ये आशंका जताई जा सकती है कि क्या अमेरिका में ईरान के एजेंट्स मौजूद हैं या ये सिर्फ एक हादसा था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट के बेहद करीब एक ड्रोन आ गया। एयरलाइंस के मुताबिक पायलट ने लैंडिंग से पहले ड्रोन के बेहद करीब आने की सूचना दी। बताया जा रहा है कि इस हादसे के समय विमान करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर था। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर गया। प्लेन में 48 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सवाल यह है कि क्या ड्रोन का विमान के बेहद करीब आना कोई हादसा है या कोई सोची समझी साजिश, क्योंकि अमेरिका में इन दिनों ऐसी घटनाएं कुछ ज्यादा ही होती दिख रही हैं। पिछले महीने अमेरिका के सैन्य बेस के ऊपर एक अनजान ड्रोन देखा गया। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर एक अनजान ड्रोन देखा गया। इस इलाके की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ के आवास थे। ड्रोन के देखे जाने के तुरंत बाद अमेरिका में हड़कंप मच गया। वॉशिंगटन में एक इमरजेंसी बैठक हुई जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास में एक तेल रिफाइनरी में भी हादसा हुआ। धमाके के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। बताया गया कि वेलोरा एनर्जी की रिफाइनरी से आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वेलोरो एनर्जी में प्रतिदिन 4,35,000 बैरल तेल प्रोसेस करने की क्षमता है और ये अमेरिका के सबसे बड़े तेल प्रोसेसिंग यूनिट्स में से एक है। आग लगने के बाद इसे आपातकालीन लॉकडाउन के तहत बंद कर दिया गया। इससे पहले न्यूयॉर्क में लागार्डिया एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा हो गया, जहां रनवे पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान एक ट्रक से टकरा गया।
इस हादसे में विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों के घायल होने की भी खबर है, जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे में पायलट और को पायलट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान के पायलट और ट्रक के ड्राइवर दोनों को ही रुकने के निर्देश दिए थे, लेकिन यह हादसा हो ही गया। इस हादसे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विमान में कुछ यहूदी यात्री भी सवार थे। इन घटनाओं की टाइमिंग ऐसी है कि इन्हें युद्ध से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी और स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो अमेरिका बाहर से भले ईरान से जंग की पुख्ता तैयारी कर ले, लेकिन अगर वो अंदर से सुरक्षित हो गया तो यकीनन उसकी सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये विमान हादसे का शिकार होते होते बचा है, क्योंकि 4000 फीट तक अगर कोई ड्रोन पहुंच जाए तो उसका सुरक्षित रह पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालांकि ये यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान था, उसके पहले भी इसी तरीके से एक घटना घटी थी, जब रनवे के पास तक, रनवे के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया था एक ट्रक, इमरजेंसी ट्रक। उसे रोकने का प्रयास एटीसी की तरफ से किया गया था, लेकिन वो रुकता नहीं है, सीधे जाकर के प्लेन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पायलट और को पायलट की जान भी चली जाती है। उस प्लेन में बताया यह गया था कि यहूदी सवार थे। और एक बार फिर से उसी घटना को दोहराने का प्रयास करना, यानी ईरान कुछ तो बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को लेकर के इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी अमेरिका के साथ ईरान युद्ध में है, और ईरान बार बार ये कहता है कि हॉर्मुज़ से नाकेबंदी तो हटानी पड़ेगी, और अगर नहीं हटाओगे तो हमारे पास और भी ऑप्शन खुले हुए हैं। अमेरिका से लेकर के पूरी दुनिया ये जानती है कि ईरान ने किस तरीके से अपने प्रॉक्सीज को बढ़ावा दिया है, और ये बढ़ावा सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं दिया है बल्कि कई अन्य देशों में भी दिया है। अब ऐसे में अगर वो अपने प्रॉक्सी के माध्यम से ये घटना करवाने की कोशिश में जुटा हुआ था, तो ये अमेरिका के लिए सिर दर्द बढ़ाने वाली बात है। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्वाद टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।